दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था बाय एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ेंगे और ये हमारा पहला चैप्टर है जिसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को अपने को पढ़नी है। जितने भी एक्ट बनाए गए थे, रेगुलेशन बनाए गए थे, वो सभी जो है हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। खासकर प्रीलिम्स में, मेंस में भी कई स्टेट पीसीएस हैं, उनमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम आज से ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं लक्ष्मीकांत सीरीज, और इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं हम सबको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं, क्वेश्चंस आए हुए हैं इससे रिलेटेड, उसे भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इसे अंत तक बने रहिएगा। और ये जो है बाइलिंगुअल रहेगा, कंटेंट हमारा इंग्लिश में, बट मैं इसको बाइलिंगुअल हिंदी में बताऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर हमारा क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। देखिए, ब्रिटिशर्स जो है ना, अंग्रेज लोग कब आए थे? लोग 1600 ईस्वी में आए थे। ठीक है, और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया गया था और वहाँ से फिर जो है चार्टर प्रदान किया गया था। चार्टर मतलब क्या होता है? एक इजाज़तनामा, है ना। कंपनी को अधिकार दिया गया कि जाइए आप दक्षिण पूर्व के देशों में व्यापार करिए। ठीक है, तो ये इजाज़त दिया गया। उसके बाद फिर क्या होता है? अच्छा, उस टाइम कौन थी? महारानी क्वीन एलिजाबेथ वन। ठीक है, महारानी के एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है, वो चार्टर प्रदान करती है। ठीक, उसके बाद फिर आप जानते हैं क्या होता है? 1757 में क्या युद्ध होता है आपका? प्लासी का युद्ध होता है। ठीक है, तो इसमें जो है अंग्रेज लोग जो है षड्यंत्र करके जीत जाते हैं। ठीक, उसके बाद फिर क्या होता है आपका? 1764 बक्सर का युद्ध, है ना। इसमें भी जो है लोग जीत जाते हैं। ठीक, तो एक तरह से ये जो व्यापार करने आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो क्या है, अब राज सत्ता पे ध्यान देने लगी है। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या होता है? 1765 में कंपनी को दीवानी राइट मिल जाता है, दीवानी अधिकार, है ना। ये क्या होता है? राइट ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस, यानी कि राजस्व और दीवानी न्याय के अधिकार उनको प्राप्त हो जाते हैं। ठीक, तो एक तरह से ये क्षेत्रीय शक्ति के रूप में जो है अंग्रेज अब उभरने लगे थे। अब इसी टाइम क्या होता है? 1857 का विद्रोह हो जाता है। ठीक है, प्लासी के युद्ध के ठीक 100 साल बाद जो है 1857 में क्रांति हो जाती है ना। सिपाही म्यूटिनी, ठीक है, सिपाही विद्रोह। तो उसमें फिर फलस्वरूप जो है ये ब्रिटिश क्राउन का जो शासन है वो स्टार्ट हो जाता है, ब्रिटिश ताज का शासन। ठीक है, देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। पहला जो है आपका 1773 से 1858 तक के जो शासन है, ये हमारा कहलाता है कंपनी का शासन। और इसके बाद जो 1858 के बाद से जो शासन स्टार्ट होता है 1941 तक का, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्राउन का शासन, ब्रिटिश ताज का शासन। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। ठीक, अच्छा, एक चीज़ और याद रखना कि एम एन रॉय, ठीक है, एम एन रॉय जो है 1934 में 1934 में सुझाव दिया था कि एक संविधान सभा का गठन किया जाए। ठीक है, तो इसी के सुझाव के आधार पर जो है 1946 में, है ना, एक संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, और उस टाइम फिर कैबिनेट मिशन ये सब जो आते हैं वो तो है ही है, लेकिन एम एन रॉय ने जो है इन्होंने विचार किया था इस पर। ठीक है, तो एम एन रॉय को याद रखना। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 में। ठीक, और इन्होंने संविधान कब दिया अपने को? 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी डेट और फैक्ट्स हैं जो अपने को याद रखनी है। कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि 26 जनवरी 1950 को इंडिया कैसा था? डेमोक्रेटिक कंट्री, सोवरेन कंट्री, रिपब्लिक, सोशलिस्ट, है ना। ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, है ना। इससे पीसीएस में भी क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको याद रखना है, छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन था। अब देखिए कंपनी का रूल स्टार्ट होता है, हम यहाँ से पढ़ेंगे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से 1858 तक का जो जितने भी एक्ट पास किए गए हैं, ये सब जो है कंपनी रूल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अच्छा, इसके बिहाइंड द सीन में बताता हूँ। देखिए उस टाइम ना कंपनी में काफ़ी भ्रष्टाचार बढ़ गया था, और फिर इन लोग महारानी जी के पास पैसा मांगने गए कि महारानी जी हमको कुछ पौंड दे दीजिए, है ना। तो महारानी जी बोली कि आप तो अकेले वहाँ व्यापार कर रहे हैं, क्यों आपको पैसे की ज़रूरत पड़ रही है? तो फिर जो है कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जो है रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। इसको याद रखना है। रेगुलेटिंग एक्ट नाम क्यों पड़ा? क्योंकि कंपनी को रेगुलेट करना था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक, तो इसके बारे से हम देखते हैं, इसके बारे से की फीचर्स क्या है। तो पहला क्या है अपना? फर्स्ट स्टेप टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, ब्रिटिश शासन द्वारा
कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, विनियमित करने के लिए ये पहला कदम था। ठीक, पहली चीज़। दूसरा चीज, रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ कंपनी। कंपनी के जो राजनैतिक और प्रशासनिक कार्य थे उसे पहली बार जो है मान्यता दी गई, रिकॉग्नाइज किया गया। ठीक। तीसरी चीज क्या है, लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। हमारे भारत में है ना केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ठीक, तो ये इसके प्रमुख बिंदु थी। अब इसके हम फीचर्स देख लेते हैं, क्या क्या इसके की फीचर्स थे। ठीक है, तो देखिए उस टाइम क्या था, बंगाल का गवर्नर था, तो बंगाल के गवर्नर को ना बंगाल का गवर्नर जनरल पद दे दिया। ठीक है, तो गवर्नर से क्या बना दिया, उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर है ना, बंगाल से गवर्नर से उसको क्या बना दिए, गवर्नर जनरल बना दिए। और पहले गवर्नर जनरल कौन बने हमारे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स जो है उसे पहली बार जो है गवर्नर जनरल बनाया गया बंगाल का। ठीक, और इसकी सहायता के लिए, ठीक है, 4 मेंबर थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। ठीक है, जिनका कार्यकाल 5 साल होता था। ठीक है, तीसरी चीज कि बॉम्बे के गवर्नर, मद्रास के गवर्नर को जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, है ना, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया। ठीक है, पहले जानते हैं आप 3 प्रेसिडेंसी थी उस टाइम, बॉम्बे, बंगाल और बम्बई। तो बम्बई के गवर्नर और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। ठीक है, जबकि इससे पहले सभी प्रेसिडेंसी गवर्नर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे, स्वतंत्र थे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, 4th पॉइंट, प्रोवाइडेड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता 1774, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, इसने क्या की, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, 5वीं बात क्या हो जाएगा कि इसके तहत ना उस टाइम मैंने जैसे बताया कि भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ गया था, तो कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार, ठीक है, निजी व्यापार यानी कि प्राइवेट ट्रेड आप नहीं कर सकते, निजी व्यापार करना जो है प्रतिबंधित किया गया। उपहार लेना, रिश्वत लेना, ये सबको जो है प्रतिबंधित किया गया। ठीक, लास्ट पॉइंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर कंपनी strengthened by requiring court of directors to report revenue, civil and military affairs in India। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सख्त हो गया। ठीक है, और ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, COD जो थे, इसे भारत के राजस्व, नागरिक और सैनिक मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। ठीक है, तो देखिए एक ईस्ट इंडिया कंपनी है EIC। ठीक है, और इसके पीछे हमने किसको लगा दिया, COD को लगा दिया। ठीक है, और COD किसको रिपोर्ट करेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को करेगा। ठीक है, किस मामले में, राजस्व, रेवेन्यू के मामले में, सिविल यानी नागरिक मामले में, सैन्य मामले यानी कि जो मिलिट्री हमारे एक्शंस है उसके मामले में, मिलिट्री अफेयर्स के बारे में। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा, हमारा रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा 1773 का। ठीक, तो आपको दोस्तों इसी तरीके से पढ़ाई करनी है, चीज़ों को एब्जॉर्ब करना है, रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है कि चीज़ें हो कैसी रही हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन से पॉइंट आपको समझ में नहीं आए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो इतना पॉइंट क्लियर है अपना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रीलिम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार ऑप्शन बना के, कई बार मेन से पूछा जाता है। ठीक है, खासकर स्टेट जो सिविल सर्विसेज रहती हैं ना, तो स्टेट PCS में ऐसे 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर में पूछा जाता है, तो आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। ठीक है, तो वही जो है इसमें जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसको अमेंड किया गया था। ठीक है, अब आ जाएंगे हम पीट्स इंडिया एक्ट में 1784। ठीक है, पीट्स इंडिया एक्ट 1784, ये भी एक्ट जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो देखिए ये एक्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पहली बार जो कंपनी के टेरिटरीज थे, ठीक है, उसको क्या बोला गया, ब्रिटिश पोसेस इन इंडिया, ब्रिटिश पोसेशंस इन इंडिया। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया पहली बार। ठीक है, जो कंपनी के अधीन जितने भी टेरिटरीज थी
उसको क्या बोला गया, ब्रिटिश पोसेशंस इन इंडिया कहा गया। ठीक है, तो इसको याद रखना। दूसरा चीज क्या किया गया इसमें, ब्रिटिश गवर्नमेंट सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। ठीक, कंपनी के जितने भी अफेयर्स थे, मामले थे और उनका प्रशासन था भारत में, उसको ब्रिटिश सरकार द्वारा कंट्रोल किया गया, एकदम नियंत्रित किया गया। ठीक, तो इसके फीचर्स देख लेते हैं, है ना, क्या विशेषता है। पहला फीचर तो ये है कि कंपनी के ना जो व्यापारिक मामले थे और जो राजनीतिक मामले थे, दोनों को अलग किया गया। ठीक है, इसको मैं एक बार थोड़ा सा इधर बताता हूँ। इधर क्या हो जाएगा, हमारा व्यापारिक मामले हो जाएंगे और इधर एक साइड क्या हो जाएगा, हमारे राजनीतिक मामले, दोनों को अलग किया गया। ठीक है, व्यापारिक मामले को कौन देखेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, राजनीतिक मामलों को कौन देखेगा, अपना बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, बीओसी और सीओडी। ठीक है, तो देखेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज कमर्शियल अफेयर्स एंड क्रिएटेड न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज पॉलिटिकल अफेयर्स। यानी कि राजनीतिक मामले कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा, और व्यापारिक मामलों कौन देखेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सीओडी देखेगा। ठीक है, तो एक तरह से यहाँ पर क्या इस्टेब्लिश किया जा रहा है, ड्यूल गवर्नमेंट। ठीक है, द्वैत शासन स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, द्वैत शासन की स्थापना की जा रही है। थर्ड पॉइंट, empower the board of control to supervise and operations of civil and military government or revenue of British possessions in India। यानी कि नियंत्रण बोर्ड को ये शक्ति दी गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण करे, उसको कंट्रोल करे। ठीक है, तो इस ये एक्ट में आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, बीओडी और सीओडी भी याद रखना है कि उन्हें कौन कौन से मामले दिए गए हैं। दूसरा चीज़ ये याद रखना है कि ब्रिटिश पोसेशंस इन इंडिया, ये बात कौन से एक्ट में बोली गई, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में बोली गई। ठीक है, तो ये हमारा एक्ट जो है इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, हमारा जो है छोटा सा है 1786 का एक्ट। ठीक है, तो ये क्या था ना, देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को ना बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। कब, 1786 में कॉर्नवालिस को। ठीक, और इसे जो है काफ़ी सारे पावर्स दिए गए थे, कमांडर इन चीफ, ये वो सब बनाया गया था। तो बस इतना भैया याद रख लेना कि ये जो है बंगाल गवर्नर जनरल कब बना था, कॉर्नवालिस जो है ये 1786 में बना था। ठीक, उसके बाद फिर आ जाएगा चार्टर एक्ट 1793 का। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, जो कंपनी की जो मोनोपोली है, ट्रेड मोनोपोली, ठीक है, व्यापार एक अधिकार, उसको ना 20 साल तक एक्सटेंड किया गया था 1793 के एक्ट पे। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाएगा हमारा 1813 का चार्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 1813 का चार्टर में ना क्या किया गया, एबॉलिश ट्रेड मोनोपोली एक्सेप्ट फॉर टी एंड ट्रेड विथ चाइना। ठीक है, कंपनी का जो एकाधिकार था व्यापार पर, उसको तोड़ दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया। एक्सेप्ट अपवाद किसको रखा गया, टी पे बस उसका व्यापार बना हुआ और चाइना के साथ व्यापार बना हुआ था। ठीक है, टी पे उसका एक अधिकार है और चीन के साथ व्यापार पे एक अधिकार है, बाकी सभी चीज़ों में उसका एक अधिकार अब खत्म कर दिया गया। ठीक, तो इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट, asserted sovereignty ऑफ क्राउन टू टेरिटरीज ऑफ कंपनी इन इंडिया। ठीक है, जितने भी क्षेत्र हैं, है ना, उन कंपनी के वहाँ पर जो है ब्रिटिश क्राउन की जो संप्रभुता है उसको असर्ट किया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पावर टू इम्पोज टैक्सेस विथ लोकल गवर्नमेंट एंड पनिश फॉर नॉन पेमेंट। ठीक है, जितने भी स्थानीय सरकारें थी उसको क्या है, उन पर टैक्स थोपा गया। ठीक है, और अगर टैक्स नहीं दोगे तो उसको पनिश किया जाएगा। ठीक है, ये 1813 के चार्टर में ये बात बोली गई थी। ठीक, शिक्षा के लिए भी प्रावधान किया गया था, हालांकि इसमें नहीं दिया है, लेकिन शिक्षा के लिए भी प्रावधान किया गया था, तो उसको भी याद रखना है आपको 1813 के चार्टर में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1833 का एक्ट। ठीक है, फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में ये अधिनियम सबसे निर्णायक था। ठीक है, एकदम
टर्निंग पॉइंट वाला। इसके फीचर्स देखेंगे तो पहला क्या बोला, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। और ऐसे गवर्नर जनरल कौन बने, विलियम बेंटिक बने, ठीक है। इससे पहले आपने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था, उसमें क्या बोला गया था, बंगाल का तो गवर्नर था, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना गया था और वॉरेन हेस्टिंग्स पहले थे, है ना। अब यहाँ से फिर जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना देंगे और विलियम बेंटिक जो है ये पूरे भारत का जो है पहला गवर्नर जनरल बन जाएगा। और इसको क्या दिया गया, इसकी शक्तियाँ दी गई, सिविल और मिलिट्री शक्तियाँ, नागरिक और सैन्य शक्तियाँ इसको प्रदान की गई। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, डिप्राइव द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर द इंटायर ब्रिटिश इंडिया। यानी कि जो मुंबई और मद्रास के गवर्नर जनरल को विधायी शक्ति जो दिया गया था उसे उनको वंचित कर दिया गया, उनको छीन लिया गया उनकी शक्तियां को, और भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत क्षेत्र में विधायिका के लिए असीमित अधिकार, एक्सक्लूसिव पावर दिए गए। और इसके अंतर्गत जो है बनाए गए कानून ये सब जो है उसमें एक्सक्लूसिव पावर जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दिया गया, ठीक है। तो विधायी शक्ति बॉम्बे और बॉम्बे और मद्रास, है ना, गवर्नर की विधि की शक्ति उनको छीन लिए गए, लेजिस्लेटिव पावर उसको क्या किया गया, छीन लिया गया, डिप्राइव कर दिया गया, ठीक। इंडेड एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज कमर्शियल बॉडी बिकेम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, ठीक है। कंपनी के जितने व्यापारिक गतिविधियां थी उनको बंद किया गया और ये विशुद्ध रूप से एक प्रशासनीय निकाय बन गई थी, प्रशासकीय बॉडी बन गई थी, ठीक है। कंपनी के व्यापारिक निकाय के रूप में जो है की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया और विशेष रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई, ठीक। उसके बाद इंट्रोड्यूस्ड ओपन सिस्टम कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स, है ना, बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध किया था, बाकी इस यहाँ पर जो खुली प्रतिस्पर्धा वाला जो चीज़ है स्टार्ट किया गया था ना, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने का प्रयास किया गया, ठीक है। और इसमें यह भी कहा गया कि कंपनी में ना भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने विरोध किया था तो फिर ये प्रावधान को समाप्त कर दिए थे, ठीक। तो ये एक्ट आपको 1833 का याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाएंगे हम 1853 का एक्ट, ठीक है, लास्ट चार्टर है ये, 1793 से रेगुलेटिंग एक्ट लेकर 1853 में जो है लास्ट चार्टर है, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसको हम देख लेते हैं। देखिए, इंट्रोड्यूस ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। मैकाले कमेटी बनाई गई थी 1854 में, 1854 में मैकाले समिति बनाया गया था, ठीक है। तो इन्होंने स्टार्ट किया जो है यहाँ पर सिविल सेवकों की भर्ती और चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया गया, ठीक है। और सिविल सेवा जो है भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दिया गया, ठीक। और इसके लिए जो है मैकाले समिति बनाया गया था 1854 में, ठीक। फर्स्ट टाइम सेपरेटेड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल, ठीक है। गवर्नर जनरल के जो काउंसिल है, गवर्नर जनरल का जो परिषद है, उसके विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य दोनों को अलग किया गया, लेजिस्लेटिव फंक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, ठीक। देखिए, इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, आउट ऑफ 6, 4 members were appointed by local provincial government of Madras, Bombay, Bengal and आगरा, ठीक है। तो इसमें ना पहली बार जो है केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया और गवर्नर जनरल परिषद में 6 नए सदस्य में से 4 का जो चुनाव है बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया गया, ठीक। तो ये चार्टर जो है अंतिम चार्टर था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, ठीक। अब आ जाएंगे हम 1858 का चार्टर, ठीक है। अब यहाँ से जो है 1858 के चार्टर से जो है हमारा जो है ब्रिटिश क्राउन का शासन जो है स्टार्ट होता है, द क्राउन रूल, ठीक है। ताज का शासन बोलते हैं, ब्रिटिश ताज का शासन इसको बोला जाता है, ठीक है।
और इसको हम देखते हैं। तो ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो 1857 में जैसा कि आप जानते हैं विद्रोह हो जाता है, और विद्रोह के बाद ना क्या हुआ, ये कानून पारित किया गया और इसे बोला गया भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम। ठीक, और ईस्ट इंडिया कंपनी को इसमें समाप्त कर दिया गया। जितने भी गवर्नर थे उनको जो है जितने भी क्षेत्र थे, राजा संबंधी शक्तियाँ जो है, जो स्थानीय प्रांतीय जो थे है ना राजा थे, उनको शक्तियाँ दी गई थी, क्योंकि दत्तक पुत्र ये सब जो है उस टाइम आप जानते हैं डलहौजी की हड़प नीति, वो सारी चीज़ें, तो काफ़ी असंतोष था। और फिर 1857 में क्रांति हो जाती है ना। तो उसके बाद जो है ये सब जो है फिर से उनको शक्तियाँ वापस दी गई, जो स्थानीय सरकारें थी, स्थानीय जो राजा लोग थे है ना, तो उनको शक्तियाँ दी गई। तो इस तरीके से इसको बनाया गया। तो चलिए हम इसके बारे से देखते हैं, इसके फीचर्स क्या है। पहला है, देखिए क्या बोला गया, नॉन एज एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम। दूसरा क्या बोला, एबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ट्रांसफर द पावर ऑफ गवर्नमेंट टेरिटरीज एंड रेवेन्यूज टू ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन को, ब्रिटिश ताज को जो है राजा संबंधी शक्तियाँ ये सब जो है दे दी गई। ठीक, अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं, विशेषताएं क्या क्या हैं, हम देख लेते हैं। तो चेंज डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू वायसराय ऑफ इंडिया, और लॉर्ड कैनिंग जो है इससे पहले वायसराय बनाए गए। मतलब क्या बोला मैंने, देखिए पहले जो गवर्नर जनरल बनाया गया था भारत का गवर्नर जनरल, उसका नाम चेंज करके वायसराय कर दिया गया। और पहले वायसराय कौन बनाया गया, लॉर्ड कैनिंग को। और ये वायसराय जो है ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन कर रहा था ये ब्रिटिश क्राउन का। ठीक, तो एक चीज इसको याद रखना है। ठीक, तो एक तरह से भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया है। इंडेड ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम बाय एबॉलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। क्रिएटेड न्यू ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, वेस्टेड कंप्लीट ऑथोरिटी। भारत के राज्य सचिव के पद का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। और यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था, है ना, और ब्रिटिश अंततः संसद के प्रति उत्तरदायी था। ठीक है, तो इसको याद रखना है, कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एस्टैब्लिश अ 15 मेंबर्स काउंसिल ऑफ इंडिया एडवाइजरी बॉडी टू असिस्ट सेक्रेटरी फॉर इंडिया हु एक्टेड एज चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। देखिए भारत का सचिव हमने बना दिया यहाँ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, तो इसको असिस्ट करने के लिए, इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का एक गठन किया गया, है ना, 50 मेंबर काउंसिल बनाया गया। ठीक है, जो क्या थी, एक एडवाइजरी काउंसिल थी, एक सलाहकारी समिति थी। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे, भारत के सचिव थे। ठीक, सेक्रेटरी, है ना। ठीक, तो ये याद रखना है। लार्जली कॉन्फाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बाय विच इंडियन गवर्नमेंट टू बी सुपरवाइज्ड एंड कंट्रोल्ड इन इंग्लैंड। इस कानून के तहत भारत के सचिव की परिषद का गठन किया, जो एक निगमित निकाय थी और जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। ठीक है, और इस पर ही मुकदमा कर सकते थे हम लोग। ठीक है, नो गवर्नमेंट सिस्टम अल्टर्ड इन सब्सटेंशियल मैनर। ठीक, तो इसको याद रखना है अपने को। तो इस तरीके से जो 1858 का कानून था, ये मशीनरी में सुधार किया गया और इसके माध्यम से इंग्लैंड में भारत सरकार का जो अशिक्षण है उसका नियंत्रण हो सकता था, वो किया गया। और भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन तो नहीं किया गया, लेकिन ये जो है जितने भी उस टाइम 1857 में क्रांति, उससे पहले कितने सारी डलहौजी की हड़प नीति और कई सारी चीज़ें चल रही थी, असंतोष था व्यापक, वो सबको खत्म करने के लिए, एक तरह से देसी राजाओं को संतुष्ट करने के लिए जो है ये अधिनियम बनाया गया था, 1858 का अधिनियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है ये हम एक आर्टिकल और देख लेते हैं, एक एक्ट और देख लेते हैं। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक,
भारत परिषद अधिनियम 1861। तो इसका उद्देश्य क्या था? इंक्लूडिंग इंडियंस इन लॉ मेकिंग, ठीक है, गोल ऑफ इंक्लूडिंग इंडियंस इन लॉ मेकिंग, है ना, कानून प्रक्रिया में भारतीयों को भी शामिल किया जाए। ठीक, फीचर्स क्या था देखेंगे। वायसरॉय टू नॉमिनेट सम इंडियंस एज नॉन मेंबर्स टू द काउंसिल। 1862 लॉर्ड कैनिंग अपॉइंटेड राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। क्या है ये चीज़? देखिए, भारतीयों को ना कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया और वायसराय जो है कुछ भारतीयों को, है ना, गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता था। 1862 में जो है लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में क्या किया था? मनोनीत किया गया था, नॉमिनेट किया था। ठीक, तो इसको याद रखना है आपको, अपॉइंटेड किया गया था। लेजिस्लेटिव पावर devolved टू बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज। देखिए 1833 के चार्टर एक्ट में हमने क्या देखा था? उनकी विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर को छीन लिया गया था। ठीक है, तो फिर से उनको क्या किया गया? वापस दे दिया गया। ठीक है, न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल, है ना, और उसके बाद फिर जो है ये प्रोविंस जो है ना, और पंजाब, इसको भी दिया गया। ठीक है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, है ना, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस बोलते थे इसको, उत्तर प्रदेश वाला जो चीज़ है। ठीक, तो इनको क्या है? न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया बंगाल के लिए और उत्तर पश्चिमी प्रांत के लिए और पंजाब के लिए। ठीक है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर टू वायसराय विदाउट कॉन्करेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, क्योंकि 1857 क्रांति हो गई थी, तो पता है इन लोग को। ठीक है, तो इसलिए अध्यादेश पारित करने की शक्ति जो है ये दिया गया इसको, किसको? वायसराय को। ठीक है, तो इसको याद रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम जो है 1892 से 1947 तक जो एक्ट है उसे हम कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच।